हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर का पार्ट थर्ड। अगर अभी तक आपने पार्ट सेकंड विजिट नहीं किया हो, जिसमें अपन ने बेसिकली कौन सा टॉपिक किया था, एंड्रोसियम स्टार्ट किया था। और इस एंड्रोसियम में अपन पोलन, सैक या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। अगर आप वो पार्ट देखना चाहते हैं तो इस कार्ड पर क्लिक करके उसे विजिट कर सकते हैं। इस पार्ट में अपन जो बेसिकली टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है मेल गैमेटोफाइट, मतलब कि पोलन ग्रेन। तो देखो, जो सबसे पहली चीज अपन को समझ लेनी चाहिए वो ये है कि पोलन ग्रेन जो है वो मेल गैमेटोफाइट को डिनोट करता है, ना कि मेल गैमेट्स को डिनोट करता है। ठीक है, तो अपन पहले ये देखते हैं कि मेल गैमेटोफाइट बोले तो पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो देखो, मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट का जो पहला पड़ाव है वो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जो अपन कर चुके हैं। तो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट या एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन, तो आपको पहली चीज जो डिस्क्राइब करनी होगी वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जो अपन कर चुके हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में अपन ने देखा था कि माइक्रोस्पोरेंजियम के ठीक बीचों बीच में क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू होता है जो कि डिप्लॉयड होता है, और उसकी हर सेल कैपेबल होती है माइक्रोस्पोर बनाने की। इसीलिए उसे क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। और ये कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। और इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होता है, मियोसिस होता है। क्या होता है, मियोसिस। और मियोसिस से क्या बनता है, माइक्रोस्पोर बनता है। और ये माइक्रोस्पोर कैसा होता है, हैप्लॉइड। इसका मतलब ये माइक्रोस्पोर जो है वो बेसिकली मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल। फिर इसके अंदर क्या होगा, और डेवलपमेंट होगा, माइटोसिस भी होगा, और टू सेल स्टेज बनेगी जिसके चारों तरफ वॉल भी होगी, एक्साइन होगी, इंटाइन होगी। अब इसको अपन क्या कहेंगे, बेसिकली पोलन ग्रेन। क्या कहेंगे, पोलन ग्रेन। ये टू सेल्ड स्टेज का पोलन ग्रेन बनता है। ये भी मैच्योर पोलन ग्रेन को ही डिनोट करता है, लेकिन अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं है। मैच्योर है यट पार्शियली डेवलप्ड है, और वो टू सेल्ड पोलन ग्रेन बनता है। ठीक है, फिर उसमें से एक सेल अभी अपन स्टडी करेंगे, उसमें दो सेल होगी, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। उसमें भी जनरेटिव सेल में फिर माइटोसिस होगा और थ्री सेल स्टेज बनेगी। वो भी पोलन ग्रेन है जिसमें थ्री सेल स्टेज है, और ये मैच्योर और साथ में फुली डेवलप्ड पोलन ग्रेन और मेल गैमेटोफाइट को मतलब डिनोट करेगा। तो अगर एमएमसी से अपन को पूछे पोलन ग्रेन बनने तक कितने डिवीजन होते हैं, तो तीन डिवीजन होते हैं। पहला मियोसिस और फिर दो माइटोसिस। अगर पूछे माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन, फुली डेवलप पोलन ग्रेन या फुली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट बनने में कितना डिवीजन लगता है, तो दो माइटोसिस लगते हैं। एमएमसी से पूछे तो पहले मियोसिस, फिर माइटोसिस, फिर माइटोसिस। और अगर माइक्रोस्पोर से पूछे तो माइटोसिस और माइटोसिस। ठीक है, अभी इसको अपन वापस अच्छे से समझते हैं। तो यही आज का अपना टॉपिक है। पहले अपन देखेंगे माइक्रोस्पोर कैसे बनता है, वो तो अपन देख चुके हैं। इस माइक्रोस्पोर से ये थ्री सेल्ड फुली डेवलप मेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है वो देखेंगे। फिर एक पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है उसको अच्छे से समझेंगे, और फिर कुछ और टॉपिक भी देखेंगे। तो पहले अपन देखते हैं कि मेल गैमेटोफाइट, फुली डेवलप मेल गैमेटोफाइट बनता कैसे। तो अपन इसे डायग्राम से अच्छे से समझते हैं, ध्यान से सुनना। देखो, माइक्रोस्पोर टेट्राड जो होता है उसकी हर एक सेल किसको डिनोट करती है, मतलब 4 माइक्रोस्पोर एक साथ बनते हैं, तो एक वो क्या होगा, माइक्रोस्पोर होगा। माइक्रोस्पोर टेट्राड अलग कैसे होंगे, कैलेज एंजाइम जो होगा उनके बीच की जो कैलोस लेयर है उसे डिसॉल्व कर देगा और क्या बन जाएगा, माइक्रोस्पोर बन जाएगा। ये माइक्रोस्पोर बनता है, उसी के साथ ये प्रोसेस हो जाता है जो मैं आगे समझा रहा हूं, पर मैं अलग से समझ में आया इसलिए अलग से बता रहा हूं। फिर इसमें क्या होता है, एक्साइन बनती है। क्या बनती है, एक्साइन। कैसे बनेगी, अपने पिछले वीडियो में देखा था कि टेपेटम जो होता है यूबिस बॉडी बनाता है जिसमें स्पोरोपोलिन होता है, और उसके इकट्ठे होने की वजह से इसके चारों तरफ क्या बन जाती है, एक्साइन बन जाती है। तो अभी माइक्रोस्पोर की ये सेल मेम्ब्रेन, उसके चारों तरफ एक्साइन बनने लग जाती है। बीच बीच में कुछ गैप होते हैं, इसको जर्म पोर कहते हैं। इसे अभी अपन डिस्कस करते हैं, रुकना। तो पहले तो क्या होती है, एक्साइन बनती है। और एक्साइन कौन सिक्रेट करता है, टेपेटम। कैसे बनती है, यूबिस बॉडी से। उसके अंदर क्या होता है, स्पोरोपोलिन। और ये जब माइक्रोस्पोर टेट्राड जब एक एक माइक्रोस्पोर में टूटता है उस समय तक ये बनने लग जाती। फिर क्या होगा, इस एक्साइन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, एक्साइन बनने के बाद में एक्साइन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये जो माइक्रोस्पोर खुद क्या करेगा, इंटाइन को क्या करेगा, सिक्रेट करेगा। तो फिर क्या हो जाएगा, पहले सेल मेम्ब्रेन, उसके चारों तरफ इंटाइन, और सबसे बाहर क्या बन जाएगी, एक्साइन। ठीक है, तो एक्साइन कौन बनाता है, टेपेटम बनाता है। इंटाइन कौन बनाता है, माइक्रोस्पोर खुद बनाता है।
ठीक है, ये बन गया। जब ये दोनों लेयर बन जाती है तो अब इसे अपन इमेच्योर पॉलन ग्रेन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर चलते हैं। तो पहले तो देखो एक न्यूक्लियस था जो एकदम सेंटर में था, फिर यहां पर क्या बनने लगती है, वैक्यूल। वैसे प्लांट सेल में वैक्यूल होती है, तो यहां वैक्यूल बनने लगती है, और वैक्यूल होने की वजह से, बनने की वजह से ये न्यूक्लियस जो है एक तरफ खिसक जाता है। अब ये न्यूक्लियस जिस तरफ खिसकेगा वो तरफ क्या होगा, बाद में जनरेटिव सेल बनेगी, याद रखना। जैसे नीचे की तरफ खिसका है तो नीचे की तरफ क्या बनेगी, जनरेटिव सेल। ठीक है, तो अगर इमेच्योर पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखें तो सबसे बाहर होती है एक्साइन। एक्साइन में बीच बीच में गैप दिख रहे हैं, इन गैप को क्या कहते हैं, जंप पोर। या आपको या तो एक बनाना है या तीन बनाने, जैसे कि मैंने कितने बनाए, तीन बनाए। ठीक है, एक होता है मोनोकॉट में, तीन होते हैं डाइकॉट में, याद रखें इसको। ठीक है, फिर एक लेयर और होगी जो इंटाइन, जो ग्रीन कलर की लेयर दिखती है वो इंटाइन। फिर क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर न्यूक्लियस और ये वैक्यूल। कोई तकलीफ नहीं। अब ये वैक्यूल की वजह से न्यूक्लियस एक साइड में खिसक गया। अब इसमें स्पिंडल फाइबर बनते हैं जो डिवीजन करवाएगा। कौन सा डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस कराएगा। ये कौन सा डिवीजन होने वाला है, माइटोसिस होने वाला है, क्योंकि माइक्रोस्पोर जो है वो पहले से कैसे हैं, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड में माइटोसिस ही हो सकता है। उसके लिए जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं, जनरली स्पिंडल फाइबर पूरी सेल में बनते हैं और इक्वली बनते हैं। यहां पर देखो पूरी सेल के में अंदर नहीं बन पा रहे, एक हिस्से में बन रहे। ऐसे स्पिंडल फाइबर को अपनी एनसीईआरटी बुक में जो डायग्राम दे रखा है उसमें दिखा हुआ है एसिमेट्रिक स्पिंडल। तो देखो अपन ने इस न्यूक्लियस में एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर बनना शो कर दिया। ये वैक्यूल है। ये बाहर वाली जो ब्लैक कलर की लेयर है ये किसको डिनोट करती है, सेल मेम्ब्रेन। इसके चारों तरफ आपको पूरे में बनाना, मैंने सिर्फ ये दो थोड़ा थोड़ा बनाया, आपको पूरी बनानी है। ऐसे नहीं है कि बीच में थोड़ा सा रह जाता है, पूरे में बनाना आपको। इसी तरीके से ग्रीन कलर की एक लेयर बनाना जो इंटाइन को डिनोट करे, और ऐसी एक पूरी लेयर बनाना जो एक्साइन को डिनोट करे, और बीच बीच में जंप पोर होंगे। ठीक है, आप तीन बनाते हैं तो फिर तीन ही कंटिन्यू रखना। फिर क्या होगा, वो माइटोसिस कंप्लीट होगा, और उसमें भी माइटोसिस में से पहला स्टेप कंप्लीट होगा कैरियोकाइनेसिस, जिससे दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। एक न्यूक्लियस कंपैरेटिवली स्मॉल होगा जिसे कहेंगे जनरेटिव न्यूक्लियस, दूसरा न्यूक्लियस कंपैरेटिवली बड़ा होगा जिसे क्या कहेंगे, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, अभी भी चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन, फिर इंटाइन और फिर एक्साइन बनानी है अपन को। ठीक, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस के समय यहाँ एक वॉल बन जाएगी। अब यहाँ पे देखो ऐसा लग रहा है दो सेल हो गई। ये नीचे वाली सेल जो है जनरेटिव सेल, ऊपर वाली सेल कौन सी हो जाएगी, वेजिटेटिव सेल। उसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन। उसके चारों तरफ क्या हो गई, इंटाइन। उसके चारों तरफ क्या हो गई, एक्साइन। एक्साइन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, बीच में कुछ पोर है जिनको क्या कहते हैं अपन, जर्म पोर कहते हैं। इंटाइन, फिर सेल मेम्ब्रेन, फिर अंदर दो सेल दिख रही है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। ठीक है, जंपोर मोनोकॉट में कितने होते हैं, एक जंपोर होता है। डाइकॉट में कितने होते हैं, तीन। अपन ने ये तीन बनाए इसलिए अपन किसको समझा रहे हैं, डाइकॉट का बता रहे हैं। यहां तक का डेवलपमेंट जो होता है वो एंथर के अंदर ही होता है। ठीक है, पॉलन सैक के अंदर होता है, ऐसा भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो डेवलपमेंट है यहां तक का, टू सेल्ड जो पॉलन ग्रेन बना है, वो डेवलपमेंट जो होता है पॉलिनेशन के पहले हो जाता है। आप में से किसी को नहीं पता है कि पॉलिनेशन क्या होता है, तो पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचना क्या कहलाता है, पॉलिनेशन। और वहां तक पहुंचने के लिए पहले उसे एंथर से बाहर आना पड़ेगा। तो एंथर से बाहर आने से पहले ये सब हो चुका है। ठीक है, तो टू सेल्ड स्टेज जो है वो तो पॉलिनेशन के पहले ही बन जाती है, और ये डेवलपमेंट का होता है एंथर के अंदर होता है। ये टू सेल्ड जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये भी पॉलन ग्रेन है, मैच्योर पॉलन ग्रेन ही है, लेकिन फुल्ली डेवलप नहीं है, पार्शियली डेवलप्ड मैच्योर पॉलन ग्रेन है। ठीक है, तो मैच्योर पॉलन ग्रेन जब स्टार्ट में मैच्योर होता है तो उसमें कितनी सेल होती है, दो सेल होती है, और ये अभी और डेवलप्ड होना बाकी है। यहां तक का डेवलपमेंट एंथर में हो जाता है। यहां तक कोई तकलीफ नहीं। फिर आगे सुनना, ये जो टू सेल्ड स्टेज है, इसी स्टेज में पॉलिनेशन होगा। मतलब एंथर से एंथर डेhiscence होंगे, उससे पॉलन ग्रेन बाहर आएंगे और फिर पॉलिनेशन करेंगे। करीब एंजियोस्पर्म की 60% फैमिली में इसी टू सेल्ड स्टेज में क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। रिमेनिंग जो 40% है उसमें थ्री सेल्ड स्टेज में होगा। थ्री सेल कौन सी होगी अभी देख लेना आगे कैसे बनती है। ठीक है, तो एक बार जब पॉलिनेशन होगा तो ये कहां चले जाएंगे, स्टिग्मा पे चले जाएंगे। वहां पर जब जाएंगे उसके बीच में जो जर्म सेल जो होती है उसका शेप कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। फाइनली वो कैसे शेप की हो जाती है, स्पिंडल शेप की, वॉल छोड़ देती है और बीच में आ जाती है। ऐसा लगता है वेजिटेटिव सेल के अंदर फ्लोट कर रही है। कौन सी, जर्म सेल, वो उसके बीच में आ जाती है। ठीक है, तो एक तो क्या होती है, जर्म सेल जो होती है डी अटैच हो जाती है, मतलब बाउंड्री से, और अपना शेप चेंज करती है, और फाइनली कैसी बन जाती है, स्पिंडल शेप की बन गई। उसके बाद
ये जो जर्म पोर दिख रहे हैं आपको, इन पोर से इंटाइन जो है वो फूल कर ऐसे बाहर निकलने लगती है। यहां से इंटाइन, जैसे ये मान लो इंटाइन है, तो इंटाइन ऐसे बाहर की तरफ आउटग्रोथ शो करेगी, जिसको क्या कहेंगे, पॉलन ट्यूब बनाएगी। तो इंटाइन का फंक्शन क्या हो रहा है, पॉलन ट्यूब। लेकिन वो पॉलन ट्यूब बाहर कहां से निकल सकती है, सिर्फ जर्म पोर से ही निकल सकती है। तो जर्म पोर से इंटाइन बाहर निकलने लगता है। अब जब बाहर निकलने लगता है तो उस समय ये जो दो सेल दिख रही है आपको, उस दो सेल में से एक सेल जो है वो कौन सी थी, वेजिटेटिव सेल। एक और चीज मैं बताने भूल गया, वेजिटेटिव न्यूक्लियस को ट्यूब न्यूक्लियस भी कहते हैं, वेजिटेटिव सेल को ट्यूब सेल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियस है जो वेजिटेटिव सेल का है, ये जो है वो कहां चला जाएगा, पॉलन ट्यूब में आगे की तरफ चला जाएगा और वो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ करवाएगा, ठीक है। अब जो ये पीछे जो स्पिंडल शेप है, जो कौन सी है, जनरेटिव सेल, वो स्पिंडल शेप की इसलिए बनी ताकि इसमें आसानी से मूव कर सके। अब इस स्पिंडल शेप की जो ये अपनी जनरेटिव सेल है, इसके अंदर क्या होगा, माइटोसिस। तो एक माइटोसिस तो हुआ था यहां पर, एक माइटोसिस और हो गया, और इससे जनरेटिव सेल से दो सेल बन जाती है, जिसे क्या कहेंगे, मेल गैमेट। अब देखो इसमें टोटल कितनी सेल है, 3 सेल, एक ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमेट, कितनी हो गई, 3 सेल्ड स्टेज। तो अभी अपन ने कहा कि 60% एंजियोस्पर्म फैमिली में तो क्या होता है, 2 सेल्ड स्टेज में ही पॉलिनेशन हो जाता है, फिर वो 2 सेल पॉलन ग्रेन वहां जाएगा और फिर 3 सेल स्टेज बनाएगा। लेकिन जो रिमेनिंग होती है उसमें पहले से 3 सेल स्टेज बन जाती है और फिर पॉलिनेशन होता है। और ये जो स्ट्रक्चर बना है ये भी मैच्योर पॉलन ग्रेन है और फुल्ली डेवलप्ड है, पूरी तरह से डेवलप्ड है। तो इस तरीके से पॉलन ग्रेन डेवलप होता है, ठीक है। एक बार वापस देखते हैं पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट या मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है। जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है जो डिप्लॉयड होती है, उसमें मियोसिस होता है और एक प्रोसेस होता है जिसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, और उससे माइक्रोस्पोर बनेंगे, हैप्लॉइड होंगे, वो मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल को डिनोट करेगा। फिर उसके अंदर अभी अपन ने देखा, ये देखो डेवलपमेंट के दौरान माइटोसिस हुआ, उसे 2 सेल्ड स्टेज बनी, एक्साइन बना, इंटाइन बना, वो मैच्योर पॉलन ग्रेन कहलाएगा लेकिन पार्शियली डेवलप। और उसमें कितनी सेल होगी, 2 सेल, एक वेजिटेटिव सेल और एक कौन सी होगी, जनरेटिव सेल। उसके बाद जनरेटिव सेल में फिर माइटोसिस होगा, 3 सेल बन जाएगी, एक वेजिटेटिव सेल, 2 मेल गैमेट, और ये भी पॉलन ग्रेन है, मैच्योर है और फुल्ली डेवलप्ड है। तो अगर पूछे एमएमसी से फुली डेवलप्ड पॉलन ग्रेन बनने के लिए कितने डिवीजन होते हैं, तो 1 मियोसिस और 2 माइटोसिस। अगर माइक्रोस्पोर से पूछे तो 2 माइटोसिस। कोई तकलीफ नहीं आप, तो ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए। इसका जो डिस्क्रिप्शन है थ्योरी में, वैसे अपनी बुक में है नहीं, अगर आप इस सबको मतलब लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं, क्या पता पूछ ले, तो मैं आगे की स्लाइड में लिख दिया, आप डिस्क्रिप्शन नोट कर ले। तो एक बार आप ये अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर अपन अगला टॉपिक करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन या स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। तो देखो स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन में पहले अपन क्या करेंगे, मैच्योर पार्शियली डेवलप पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि 2 सेल्ड स्टेज का है, ठीक है। तो इसमें अपन को क्या क्या ड्रॉ करना है, सेल मेम्ब्रेन ड्रॉ करेंगे, 2 सेल ड्रॉ करेंगे। ऊपर वाली सेल जो होगी जिसका न्यूक्लियस बड़ा है और साइज में बड़ी सेल दिख रही है, वेजिटेटिव सेल, और नीचे वाली सेल कौन सी होगी, जनरेटिव सेल होगी। फिर उसके चारों तरफ इंटाइन बताएंगे, फिर उसके चारों तरफ क्या बताएंगे, एक्साइन बताएंगे, और एक्साइन में बीच बीच में जर्म पोर छोड़ेंगे और गिनकर कितने बनाएंगे, 3 बनाएंगे अपन, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। अब इसके बारे में लिखेंगे सबसे पहले कि पॉलन ग्रेन जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, ना कि मेल गैमेट को, ठीक है। मेल गैमेट तो ये खुद बनाएगा, इसके अंदर मेल गैमेट होंगे। पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो जनरली स्फेरिकल होते हैं। अपनी एनसीईआरटी में इसकी साइज डायमीटर दे रखी है 25 to 50 माइक्रोमीटर, तो याद कर लेंगे। पॉलन ग्रेन जो होता है उसमें जनरली कितनी वॉल होती है, 2 वॉल होती है। जो आउटर वॉल जो होती है वो हार्ड होती है और डिसकंटिन्यूअस होती है, मतलब ऐसे कंटिन्यूअस नहीं होती, बीच बीच में छुट्टी भी है, बीच बीच में गैप है। तो आउटर हार्ड जो लेयर होती है वो कौन सी होती है, एक्साइन होती है। और ये जो एक्साइन जो होती है वो किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, ठीक है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, और ये स्पोरोपोलिनिन जो होता है वो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। इसके ऊपर टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी एसिड का कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, किसी बेस का कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अपनी बुक में लिखा हुआ इट कैन विथ स्टैंड विथ हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कलाइन, ठीक है।
नो एंजाइम कैन डिग्रेड स्पोरोपोलेनिन, और साथ में ऐसा भी लिखा हुआ है कि ऐसा कोई एंजाइम अभी तक पता नहीं है नॉन एंजाइम जो स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड कर सके। इसका मतलब स्पोरोपोलेनिन की वजह से पोलन ग्रेन जो है वैसे के वैसे ही रहेंगे, प्रिजर्व्ड कर सकते हैं। तो अगर आपको पूछे कि प्लांट के केस में किसके जो फॉसिल्स है बड़े आसानी से मिल सकते हैं, तो किसके मिल सकते हैं? अपने पोलन ग्रेन के मिल सकते हैं। और क्यों मिल सकते हैं? स्पोरोपोलेनिन की वजह से। और क्यों? क्योंकि स्पोरोपोलेनिन तो मतलब रेजिस्टेंट होता है, तो उसके इंप्रेशन आसानी से बनेंगे, लंबे समय तक रहेंगे, तो और अच्छे से फॉसिल बनेंगे। तो ड्यू टू ऑल दीज फीचर स्पोरोपोलेनिन पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल। तो आपको पूछे पोलन ग्रेन के फॉसिल्स आसानी से क्यों मिलते हैं, अच्छे से प्रिजर्व क्यों कर सकते हैं, तो एक वर्ड का आंसर तो होगा स्पोरोपोलेनिन। और डिस्क्राइब करना हो तो ये पूरा लिख देंगे कि भाई एक्साइन होती है पोलन ग्रेन के चारों तरफ जिसमें स्पोरोपोलेनिन होता है। स्पोरोपोलेनिन जो होता है मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जिसपे टेम्परेचर, एल्केलाई, एसिड का भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो इसे डिग्रेड कर सके, तो फिर इसके आसानी से फॉसिल बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है देर आर 1 और 3 पोर, 1 या 3 पोर होते हैं बीच में, और जहां जहां पोर होंगे वहां स्पोरोपोलेनिन नहीं होगा। ठीक है, तो प्रेजेंट इन एक्साइन नॉन एज जर्म पोर। और इन जर्म पोर में एक पॉइंट आप नोट कर लेना, मैं यहां लिखना भूल गया कि इसमें स्पोरोपोलेनिन जो होता है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक है, स्पोरोपोलेनिन नहीं होगा। ठीक है, एक चीज तो ये याद रखनी, इनके नंबर कितने होते हैं? 1 और 3। 1 किस में होते हैं? मोनोकॉट में। 3 किस में होते हैं? डाइकॉट में। और इन्हीं जर्म पोर से क्या होता है? जर्मिनेशन होता है, पोलन ट्यूब निकलती है, तो पोलन ट्यूब यहीं से निकलेगी। फिर आती है सेकंड बात इंटाइन की। इंटाइन कैसी होती है? थिन। एक्साइन कैसी थी? थिक थी कंपेरेटिवली। इंटाइन थोड़ी सॉफ्ट सी भी होती है। एक्साइन कैसी थी? हार्ड। एक्साइन जो थी कंटिन्यूअस नहीं थी, ये कंटिन्यूअस होगी। वो आउटर लेयर थी, ये इनर लेयर है। वो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, ये सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। ठीक है, और इस सब्सटेंस की खासियत होती है जब वाटर, मॉइस्चर वगैरह मिलेंगे तो ये फूलेंगे। तो इंटाइन जो है जब स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन चले जाएंगे तो वहां से न्यूट्रिशन, वाटर एब्जॉर्ब करके फूलने लगती है, और इन्हीं जर्म पोर से बाहर की तरफ आउटग्रोथ निकालेगी और पोलन ट्यूब बनाएगी। तो जो इंटाइन जो होती है वो क्या काम करती है? पोलन ट्यूब बनाने का काम करती है। ये एक और पॉइंट ऐड कर देना, ये पोलन ट्यूब फॉर्म करती है। ठीक है, एक आप लिख देना यहाँ पर, इंटाइन जो होती है उसका फंक्शन क्या होता है? पोलन ट्यूब बनाने का। ठीक है, एक्साइन का तो प्रोटेक्शन हो गया, इंटाइन जो होती है पोलन ट्यूब बनाती है। द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन सराउंडेड बाय, उसके चारों तरफ क्या होती है? देखो ये अंदर वाला पूरा साइटोप्लाज्म है, इसके चारों तरफ एक सेल मेम्ब्रेन थी, ये भी अपनी बुक में लिखा हुआ है। और आगे क्या लिखा हुआ है कि व्हेन पोलन ग्रेन मैच्योर, ठीक है, उसके अंदर कितनी सेल होती है? 2 सेल। मतलब मैंने क्या बोला था कि जब 2 सेल स्टेज बन जाती है तो उसे मैच्योर पोलन ग्रेन कह सकते हैं अपन, लेकिन अभी वो फुल्ली डेवलप्ड नहीं है, पार्शियली डेवलप्ड पर मैच्योर कह सकते हैं। ठीक है, तो व्हेन पोलन ग्रेन मैच्योर इट कंटेन 2 सेल। कौन सी 2 सेल होती है? एक होती है वेजिटेटिव सेल, एक कौन सी होती है? जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो होती है कंपैरेटिवली लार्ज होती है, जनरेटिव सेल स्मॉल होती है। वेजिटेटिव सेल में एब्यूडेंट एनफ अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में क्या होता है? साइटोप्लाज्म। इसमें लेस और कंडेंस्ड साइटोप्लाज्म होता है। कंपैरेटिवली अगर इससे जनरेटिव सेल से कंपेयर करें तो यहाँ आरएनए ज्यादा होता है, डीएनए के अमाउंट दोनों में सेम ही होता है, यहाँ आरएनए कम होगा। ठीक है, इसका न्यूक्लियस जो होता है देखो स्मॉल है, इसका न्यूक्लियस कैसा होगा? लार्ज होगा और इरेगुलर शेप का होगा। यहाँ पे एनएफ अमाउंट में फूड रिजर्व होते हैं। ये पोलन ट्यूब के ग्रोथ को क्या करता है? कंट्रोल करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है, और बाद में क्या हो जाएगा? डीजनरेट हो जाएगी ये सेल। ठीक है, जनरेटिव सेल जो होगी उसका शेप चेंज होता रहता है और सबसे लास्ट में स्पिंडल शेप बनता है जो पोलन ट्यूब में आसानी से आगे मूव कर सकती है। और ये इनिशियली जब पोलन ट्यूब नहीं बनती उस समय तक ये स्पिंडल शेप की बनने के बाद वेजिटेटिव सेल के अंदर ही क्या करती है? फ्लॉट करती है। अभी अपन ने देखा था डायग्राम में, माइटोसिस से इससे क्या बनते हैं? 2 मेल गैमेट बनते हैं। ठीक है, एट द टाइम ऑफ शेडिंग ऑफ पोलन ग्रेन जब बाहर निकलते हैं एंथर से और फिर पॉलिनेशन होता है, उस समय अपनी बुक में एक डेटा दे रखा है कि 60% एंजियोस्पर्म में कौन सी स्टेज होती है? 2 सेल्ड स्टेज। बोले तो ये वाली जो अभी अपन ने डिस्क्राइब की, जिसमें एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल होती है। लेकिन रिमेनिंग जो एंजियोस्पर्म है उनमें 3 सेल्ड स्टेज होती है, एक वेजिटेटिव सेल होती है और जनरेटिव सेल में माइटोसिस हो चुका होता है तो 2 मेल गैमेट बन जाते हैं। ठीक है, तो ये अपने किसके बारे में था? मेल गैमेटोफाइट के बारे में था। और अपन ये भी समझ गए कि मेल गैमेटोफाइट में जो जनरेटिव सेल होगी उसमें माइटोसिस से बाद में मेल गैमेट बनेंगे। और ये भी आप याद रखें कि मेल गैमेट कितने बनते हैं? 2 बनते हैं। एक काम आपको और करना है,
ये जब एग्जाम में क्वेश्चन आए स्ट्रक्चर तो ये पूरा लिखना है। इसके बाद में इसके नीचे तो लिखना है क्या, मैच्योर पार्शियली डेवलप पोलन ग्रेन, और इसके नीचे एक और डायग्राम बनाना है जो अभी मैंने आगे बनवाया था। उसमें अपन को पोलन ट्यूब शो करनी है, उसमें आगे ट्यूब न्यूक्लियस बताना है और पीछे 2 मेल गैमेट बताने हैं, और उसके नीचे क्या लिखेंगे, मैच्योर फुली डेवलप्ड पोलन ग्रेन। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं, तो आप इसे नोट कर लीजिए और नोट करते समय वो डायग्राम इसके नीचे जरूर बनाइएगा। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। और एक ये 2 पॉइंट और नोट करने आपको। एक यहां पर आप नोट कर लेना कि जर्म पोर में स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है, और इंटाइन में ये पॉइंट नोट कर लेना कि इंटाइन क्या करती है, पोलन ट्यूब बनाती है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो लास्ट टॉपिक लेते हैं आज का, और ये टॉपिक करने के बाद अपना जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है फ्लावरिंग प्लांट का वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो वैसे तो ये टॉपिक कंप्लीट है, कुछ और डेटा दे रखे अपने एनसीईआरटी में, वो अपन देख लेते हैं। एक तो पॉलन एलर्जी। देखो कुछ मतलब पर्सन में क्या होता है, पॉलन ग्रेन से भी क्या हो सकती है, एलर्जी हो सकती है उनको, और फिर उनमें क्या होता है, ब्रोंकियल एप्लीकेशंस होते हैं, मतलब आपको प्रॉब्लम होने लगती है ब्रोंकाई में, ब्रोंकस में। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, एक तो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो सकता है, जैसे अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, ये सब सिम्टम्स आ सकते हैं। तो कुछ पर्सन को पोलन ग्रेन से क्या होती है, एलर्जी होती है। एक आपको ये याद रखना है। एक एग्जाम्पल भी दे रखा है कि पार्थेनियम करके, जिसे कैरेट ग्रास कहते हैं, ये देखो बेसिकली इंडियन स्पीसीज नहीं है, मतलब बाहर से इंपोर्ट की गई थी। किसकी स्पीसीज को, वीट की कुछ ब्रीड को मतलब बाहर से लाया गया था, उसके साथ में ये पार्थेनियम भी आ गई। और फिर ये अपनी एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा हुआ है कि यूबिक्यूटियस जो होती है अकरेंस में हो जाती है, इसका मतलब हर जगह फैल गई थी। और इनके पोलन ग्रेन से क्या होती है, एलर्जी होती है। तो आप याद रखें, ऐसे पूछे आपको कौन सी एक प्लांट स्पीसीज का एग्जाम्पल बताइए जिससे पोलन एलर्जी होती है, तो पार्थेनियम, जिसको क्या कहते हैं, कैरेट ग्रास भी कहते हैं। एक अपन को दे रखा है कि पोलन ग्रेन जो होते हैं उन्हें न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में भी यूज किया जा सकता है। ये एक फूड सप्लीमेंट है, ना कि फूड है। ठीक है, फूड सप्लीमेंट क्या होते हैं, फूड के अलावा आपको कुछ हेल्प करते हैं, जैसे विटामिन वगैरह होते हैं, ये आप फूड की तरह कंज्यूम नहीं कर सकते, ये फूड सप्लीमेंट्स में आते हैं। तो ये जो है फूड सप्लीमेंट की तरह यूज कर सकते हैं। एथलीट्स वगैरह जो रेस में घोड़े दौड़ते हैं, वो उनकी डाइट में इनको इंक्लूड किया जाता है, और ये उनका स्टेमिना और परफॉर्मेंस को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो एक ये पॉइंट आपको समझना है। एक है पोलन वाइबिलिटी, इसकी पहले तो डेफिनेशन करनी है। देखो पोलन वाइबिलिटी क्या होता है, द पीरियड फॉर विच द पोलन ग्रेन रिटेन द एबिलिटी टू जर्मिनेट इज नॉन एज पोलन वाइबिलिटी। मतलब एक बार जब एंथर से बाहर आ जाएंगे पोलन ग्रेन, वो कितने टाइम तक, मतलब अगर स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तो वहां पर जर्मिनेट कर सकेंगे, मतलब एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद में वो स्टिग्मा पर पहुंच भी जाएंगे तो जर्मिनेट नहीं करेंगे। तो वो ड्यूरेशन कितनी है, तब तक उनके पास ये एबिलिटी है कि वो जर्मिनेट कर सकते हैं, उस ड्यूरेशन को क्या कहते हैं, पोलन वाइबिलिटी। अब जो होती है, कुछ में ये पोलन वाइबिलिटी बहुत कम होती है, कुछ में ज्यादा होती है। जिनमें कम होती है उन्हें शॉर्ट वाइबिलिटी कहते हैं। एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है कि राइस और व्हीट जो होते हैं उनमें सिर्फ 30 मिनट की पोलन वाइबिलिटी होती है, मतलब 30 मिनट के बाद में अगर वो स्टिग्मा तक पहुंचते तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। तो ये शॉर्ट वाइबिलिटी वाले एग्जाम्पल हो गए। और लॉन्ग वाइबिलिटी के भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, जिनमें मंथ्स तक ये पोलन वाइबिलिटी रहती है, जैसे कि रोजेसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली के जो मेंबर होते हैं उनमें। एक और डेटा दे रखा है पोलन बैंक का, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जैसे ह्यूमन के स्पर्म स्टोर किए जाते हैं स्पर्म बैंक में, ताकि वो जो फर्टिलिटी प्रोग्राम में या रिसर्च में उनकी स्टडी कर सके, ठीक वैसे वैसे पोलन बैंक में क्या किए जाते हैं, पोलन ग्रेन को भी प्रिजर्व मतलब किया जाता है, उनको स्टोर किया जाता है। और स्टोर करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करते हैं, और टेम्परेचर क्या रखते हैं, -196 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या करते हैं, माइनस में ले जाते हैं टेम्परेचर। ठीक है, क्यों स्टोर करते हैं, इसलिए स्टोर करते हैं ताकि प्लांट ब्रीडिंग के जो एक्सपेरिमेंट है या प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स है उनमें अपन पोलन ग्रेन को क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जो पोलन बैंक होगा वहां से जाके पोलन ले लेंगे। लेकिन अगर अपन पोलन बैंक में पोलन को ऐसे ही रखेंगे तो वो उनका जब वाइबिलिटी पीरियड खत्म हो जाएगा तो खत्म हो जाएंगे। तो अगर अपन पोलन बैंक में किसी भी पोलन ग्रेन को इस टेम्परेचर पे रखेंगे तो ये उनका वाइबिलिटी पीरियड वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा जब तक वो उधर है, क्योंकि वो मतलब उसमें रखे हुए इतने कम टेम्परेचर पे वो उनकी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी वगैरह सब कुछ एकदम मतलब प्रिजर्व्ड हो जाती है। तो वहां पर अपन उनको स्टोर करके रख सकते हैं, और इनको यहां से बाहर निकाल के अपन
प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट वगैरह में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये कुछ और डेटा थे अपनी बुक में दे रखे हैं, अपन ने ये भी अच्छे से कर लिए। तो अब मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, जिसमें अपन बेसिकली क्या करने वाले हैं, गाइनोसियम के बारे में, उसमें फीमेल गेमेटोफाइट क्या होता है, फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट स्ट्रक्चर, ये सब अपन स्टडी करेंगे। तो उम्मीद करूंगा कि आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।